नमस्कार, व्हाट यू थिंक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से भारतीय संविधान में वर्णित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है, मतलब कौन से देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करेंगे, सभी नीति निर्देशक तत्वों को जानने का कोशिश करेंगे, साथ ही साथ मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के साथ तुलना करने का कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग करने का कोशिश करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में, परीक्षाओं में भिन्न समयों पर पूछा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। यहाँ तक में एक बात आया है कि भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसका अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है, तथा 4 का जिसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल है, इन्हें चेतना कहा गया। अब ये कौन बोले हैं, इसका हम लोग चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे, जहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 355 और 365 का प्रयोग इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किया। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भाग में इनको बांटा गया है, 3 तरफ से इनको वर्गीकरण करा गया है। पहला है सामाजिक और आर्थिक चार्टर, सामाजिक सुरक्षा चार्टर और सामुदायिक कल्याण चार्टर। सामाजिक और आर्थिक चार्टर में देश की सामाजिकता और आर्थिकता की बात करी गई है। सामाजिक सुरक्षा में देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करने की बात करी गई है, और सामुदायिक कल्याण के लिए भी एक अलग वर्गीकरण करा गया है। अब बात यह आती है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो अलग अलग किस प्रकार से उनको व्यवस्थित करा गया है। तो अनुच्छेद 36 कहता है, जिसमें वर्णन है राज्य की परिभाषा की। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 का क में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार रखते हैं। अभी तक जितने भी नीति निर्देशक तत्वों की बात हमने करी है, उसमें राज्य की परिभाषा, अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता, ग्राम पंचायतों का संगठन और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 यहाँ पे जो बात है, आप जानते हो कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 6 से 14 वर्ष के उम्र वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का बात किया गया है। 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए यह अनुच्छेद 46 खड़ा होता है। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है। कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 और क में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये कुछ जो निदेशक तत्व हैं, जिसमें से 48 के क का बात करें, आप जानते हो कि पर्यावरण ह्रास के कारण हमारे यहाँ अत्यंत ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ उसकी संरक्षण की बात उठने लगी है। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। ये आपके मौलिक कर्तव्य में भी शामिल था कि देश की धरोहर जो कुछ भी है उसको हम लोग को संरक्षित करने का कर्तव्य होगा। आप मौलिक कर्तव्य का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका पूर्णतः अलग होगा। और 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने पड़ोसी राज्य देशों समेत अन्य देश जो भी हैं उनके साथ शांति स्थापित करने का भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने देश की जनता के साथ दूसरे देशों की जनता का भी हम सुरक्षा प्रदान करने का भरपूर कोशिश करेंगे। कुल मिला के अगर समझने का कोशिश करें तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये निर्धारित करते हैं कि राज्य यथासंभव सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में कायम करके जनता नीतियों को ऐसी दिशा देगी ताकि सभी पुरुष और महिलाओं को जीविकोपार्जन का पर्याप्त साधन मुहैया कराए। अर्थात राज्य अपने राज्य की जनता को सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक न्याय की स्पष्ट उपलब्धता करवाएगा, ये उसका जिम्मेदारी होगा। साथ ही साथ सभी जनता को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन मुहैया करवाने का जिम्मेदारी भी राज्यों के पास होगा। ये थे हमारे नीति निदेशक सिद्धांत। अब यहाँ पे एक बात उठता है कि आखिर मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के साथ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा करी गई है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों की भाग 4 में चर्चा है। मूल अधिकार राज्यों को कुछ करने से रोकते हैं, नकारात्मक प्रकृति है, जबकि नीति निदेशक तत्व जन कल्याण के लिए राज्य अपनाते हैं। अब यहाँ पे समझने का जरूरत है कि मूल अधिकार राज्य को कुछ करने से कैसे रोकते हैं। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को ही हम लोग ले लेते हैं, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको सामान्य कानूनी अधिकार दिया गया और 300 के क में जोड़ दिया गया। जब तक ये मौलिक अधिकार था, सरकार न ही किसी भी व्यक्ति का जमीन अधिग्रहण कर सकती थी, ना ही कोई व्यक्ति टैक्स भरता, क्योंकि ये उसका निजी और मौलिक अधिकार है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, जिससे वे उसके मूल जीवन का मूल भाग हो जाता है। अर्थात सरकारी तंत्रों को भी उसमें हस्तक्षेप करने से पहले सोचना होता है। ये इसकी नकारात्मक प्रकृति है। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि निदेशक सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 32
अन्य सभी मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाता है और इसी को संविधान की आत्मा भी कही गई है। अर्थात मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के हनन पर सीधा उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कानून बनाया गया भी हो तो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। आप हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, मूल अधिकार के हनन होने पर आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ क्या होता है कि आपको सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के साथ ही गुजरना होता है। तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन हमने करने की कोशिश करी है। अब आते हैं जो हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नीति निर्देशक सिद्धांत से, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है कि राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनुच्छेद 15 से 20 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 21 से 30 तक और अनुच्छेद 30 से 35 तक। तो ये हमने पहले ही डिस्प्ले करा था वीडियो के शुरुआत में ही कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसकी चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 2, नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है। तो ये कहने वाले हमारे थे बंधु ग्रेनिवेल ऑस्टिन। इन्होंने ही दोनों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्व के मूल सूची में कितने तत्व और जोड़े गए। तो इसका संख्या था 4, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के हिसाब से इनको जोड़ा गया था। एक बात आप हमेशा जान लो कि अगर संविधान में कुछ जोड़ा गया है तो मैक्सिमम चीजें 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों से संबंधित एक नया संशोधन अधिनियम जोड़ा गया है, वह कौन सा है। तो ये था 97वां संशोधन अधिनियम 2011। नेक्स्ट सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी किसने बताया है। तो ये बताने वाले थे केटी शाह। प्रश्न संख्या 7, किसके अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। तो ये कहने वाले थे एल.एम. सिंघवी जी। 7वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। तो ये हमने अभी बताया था कि एल.एम. सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, वह कौन सा है। तो याद रखिए हमेशा 31 का ग ही वो है जो 25वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इनसे हमेशा से पूछा गया है। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तथ्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का भरपूर कोशिश किया है। क्या आपको लगता है कि निर्देशक तत्व भारतीय समाज के नवनिर्माण में सहायक है या फिर ये हमारे संविधान को महत्व देने का एक कार्य कर रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।